नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट कंपनी का अपडेट फिर से लेके आया हूँ और इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा क्योंकि कुछ कंपनीज़ के ऊपर बहुत शानदार तरीके से ब्रेकआउट हुआ है और मुझे जिस तरीके से लेवल्स देखने को मिला है, मुझे लग रहा है अच्छा खासा एक अप ट्रेंड मोमेंटम जर्नी देखने को मिलेगा और अच्छा खासा एक स्विंग बेसिस ट्रेडिंग भी मिल सकता है। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। तो फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजीज। देखिए क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजीज कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है। अभी फिलहाल के लिए दिखाई तो छोटा है और उससे भी बहुत छोटा था। 15,000 करोड़ के आसपास कंपनी है और केमिकल सेक्टर के होने के नाते भी इस कंपनी में आज मार्केट में डिमांड कम होने के चलते हुए कंपनी का हालत थोड़ा सा बिगड़ चुके हैं। फिर से अगर डिमांड बढ़ना स्टार्ट हो जाए तो इस कंपनी का ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगा। और सबसे पहले मैं कंपनी के पी रेशियो के बारे में चर्चा करूंगा। देखिए बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स किया कि सर इसका पी रेशियो 60 के आसपास है। इसका एवरेज पी रेशियो कितना है? मीडियम पी रेशियो 65 है। मतलब कंपनी का जो पी रेशियो है उस पी रेशियो का अगर मैं एवरेज करूँ तो आपको जो डेटा देखने को मिलेगा वो मेरे हिसाब से लो पी रेशियो देखने को मिला है। क्योंकि इसका पी रेशियो एक टाइम चला गया था कहाँ तक? 138 तक। तो 138 से लेकर आज 60 लेवल तक लेके आए, मतलब कंपनी 3 गुना खुद का जो पी रेशियो है उसको कम किए। तो सोचिए जब मार्केट रिकवरी करेगा तो पी रेशियो कहाँ से कहाँ तक जर्नी हो सकता है। अगर मैं 10 साल और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न अगर पी रेशियो के हिसाब से बात करूँ तो वो ही दिखेगा क्योंकि कंपनी उतना दिनों लिस्टिंग नहीं हुआ, कंपनी 2021 में लिस्टिंग हुआ था। और आप सोचिए अगर यहाँ से रीबैक करके कंपनी का पी रेशियो फिर से वही लेवल तक चला गया तो सोचिए कितना बड़ा जंप हो सकता है। तो जो लोग सोच रहे हैं कि कंपनी के ऊपर लगातार बिग फॉलिंग देखने को मिला, ऑब्वियसली बिग फॉलिंग ही कहूँगा क्योंकि कंपनी जब लिस्टिंग हुआ, लिस्टिंग होने के बाद देखिए कंपनी एक अच्छा खासा धमाका किया था। उसके बाद देखिए धीरे-धीरे करके वो नीचे भी आए। तो नीचे आने के बाद बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन आ गया कि सर कंपनी बेकार हो गया। देखिए मैं आपको बेकार है कि अच्छा है वो यहाँ पे मैं डिस्कशन ज़रूर करके दिखाऊँगा। बाकी डिसीज़न जो है वो आपको ही लेना पड़ेगा। देखिए जैसे कंपनी के परफॉर्मेंस, मैं एक बार आपको दिखा दूँ कंपनी के परफॉर्मेंस यहाँ पे, तो आपको और भी क्लियर कट मिल जाएगा डेटा। देखिए कंपनी के आरओई एंड आरओसी में दोनों में कभी भी आपको कमियाँ देखने को नहीं मिलेगा। बेस्ट तरीके से आपको सिचुएशन देखने को मिलेगा। तो देखिए कंपनी के 20 से 30% और आरओसीई जो 38% के आसपास ग्रोथ देखने को मिले। अभी नेट प्रॉफिट मार्जिन कितना है? 35% से लेकर लास्ट ईयर में कितना 31% के आसपास है। एक अलग लेवल का कंपनी का यहाँ पे नेट प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन देखने को मिले। और डेप्थ के बारे में बात करूँ तो डेप्थ एकदम जीरो है। तो कुछ पॉइंट्स है जो पॉइंट्स कंपनी के लिए बेस्ट पॉइंट माना जाता है। अभी सर यही पॉइंट्स काफी नहीं है कंपनी को आगे बढ़ने के लिए। तो कंपनी में सबसे पहले गिरावट क्यों हो रहा है वो दिखा देता हूँ। देखिए कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट देखेंगे तो कंपनी का सेल्स में कमियां देखने को नहीं, सॉरी कमियां देखने को मिलेगा और प्रॉफिट में भी देखिए कमियां देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है? तो एक टाइम कंपनी लगातार खुद के प्रॉफिट को हर साल में बढ़ाते चले जा रहे थे। 49 से 58, 58 से 69, सॉरी 60, माफी चाहता हूँ। यहाँ पे 49 से होगा 58, 58 से हो गया 84, उस इस बार 63। मतलब सेल्स जो लगातार, प्रॉफिट जो लगातार बढ़ रहे थे वो प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया और उसी के चलते ही कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज देखने को मिला। तो क्या कंपनी में कुछ खराबी है? बिल्कुल नहीं। कंपनी के अंदर कुछ खराबी नहीं है, टोटली केमिकल सेक्टर का डिमांड कम हो गया। और क्लीन साइंस आप सभी जानते हैं फार्मास्यूटिकल्स के ऊपर, साथ ही साथ इंडस्ट्रियल केमिकल्स के ऊपर, और मतलब इंडस्ट्रियल मतलब परफॉर्मेंस केमिकल के ऊपर और स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर, ये तीनों प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी काम करता है। तो स्पेशलिटी केमिकल मतलब एफएमसीजी प्रोडक्ट के ऊपर। तो इस जो प्रोडक्ट का डिमांड आज भी है, फ्यूचर में ज़्यादा होने वाला है, उसी प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा काम कर रहा है। तो कहने का मतलब है कंपनी के ऊपर अच्छा खासा एक हाई सिचुएशन गोतेबल देखने को मिल सकता है। बाकी इस कंपनी के ऊपर आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करना, क्योंकि मैं जो इस कंपनी के ऊपर ट्रेड यहाँ पे लेने वाला हूँ वो मैं आपको बता दूँ। कंपनी के ऊपर एक शानदार तरीके से एक पैटर्न्स बना, 20% की एक अपटेन स्ट्रेटजी बना और वो भी 200 डेज ईएमए के नीचे बना। जब भी इस नीचे लेवल को टच करेंगे तो मैं एंट्री लूंगा, उसके बाद मेरा टारगेट यहाँ तक रहेगा। तो टारगेट यहाँ तक रहेगा वो तो ठीक ठाक है, मगर अभी तक उस लेवल को नहीं टच नहीं किया और एक ही रेंज के ऊपर कंपनी बहुत दिनों तक होल्ड कर रहा है। तो फिलहाल के लिए मेरा कोई भी फ्रेश एंट्री नहीं है। तो जब एंट्री मैं लूंगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो आपके क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना।
तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड। देखिए, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड के बारे में चर्चा में पिछली बार आपको एक डिटेल्स वीडियो बनाकर शेयर किया हो संडे के दिन, और बहुत सारे लोग उस वीडियो को जरूर देखे होंगे। तो आप नहीं देखे होंगे तो जरूर जाकर देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको पूरा डिटेल्स जानकारी मिल जाएगा कंपनी का बिजनेस किस तरीके से ग्रोथ हो रहा है। अभी कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंस है, जो पॉइंट्स आपको जरूर देखना चाहिए। पहले देखिए, सॉरी, यहाँ पे कैम्स के में सबसे पहले मैं इन्वेस्टर के बारे में चर्चा करूंगा। जैसे देखेंगे तो म्यूचुअल फंड ने क्या किया, पिछले बार जो 3.5% का होल्डिंग था वो इस बार बढ़ाकर 11.5% कर दिए। अभी एफएस के पास जो 30% के आसपास होल्डिंग था वो बढ़ के हो चुके हैं ऑलमोस्ट 48% के आसपास। तो आप कहेंगे सर, प्रोमोटर के पास क्या होल्डिंग है? बिल्कुल नहीं, प्रोमोटर ने पूरा का पूरा माल बेच दिया और इसका फायदा डायरेक्टली एफआईएस उठा लिया। और बाकी पब्लिक के पास भी होल्डिंग्स है और आदास मतलब डीएस के पास भी होल्डिंग्स है। तो हर कोई व्यक्ति इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं, सिर्फ प्रोमोटर को छोड़कर। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये आएगा कि सर, प्रोमोटर माल बेच दिया तो क्या कंपनी खराब है? ऐसे बिल्कुल नहीं। मैं आपको हमेशा बोल चुका हूँ कि अगर पब्लिक से ज़्यादा, अगर एफआईएस और डीएस के टोटल होल्डिंग को मिला दूँ, अगर पब्लिक से ज़्यादा होल्डिंग्स देखने को मिले तो सोचना उस कंपनी में दम है। तो इसीलिए इंस्टीट्यूशन उस कंपनी के ऊपर टिके हुए हैं। अगर इंस्टीट्यूशन ज़्यादा नहीं होते तो इस कंपनी को मैं नेगेटिव सेंटिमेंट्स के हिसाब से देखता। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर जो फाइनेंशियल डिटेल्स हैं वो आप देखेंगे तो कंपनी में आपको कभी भी कमियां देखने को नहीं मिलेगा, चाहे वो आरओई हो, आरओसीई हो, रिटर्न ऑफ इक्विटी एंड रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, दोनों ही आपको बेस्ट तरीके से देखने को मिलेगा। और नेट प्रॉफिट मार्जिन जो लास्ट ईयर में 30%, 3 साल में 30%, 5 साल में 26% के आसपास देखने को मिला है। और डेप्थ के बारे में बात करें तो डेप्थ एकदम ना के बराबर है। तो सारे पॉइंट्स आपको बेस्ट तरीके से आपको देखने को मिले, और इस सारे पॉइंट्स के हिसाब से कंपनी में अच्छा खासा एक ग्रोथेबल सिचुएशन देखने को मिल सकता है। तो मैंने कंपनी के ऊपर किस बेसिस में ट्रेड लिया उसको दिखाने से पहले कंपनी के एक बार कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जैसे कंपनी के इस बार सेल्स भी हाईएस्ट सेल्स देखने को मिले। एक्सपेंस को कंपनी थोड़ा सा ज़्यादा किया और करने के बाद भी कंपनी का प्रॉफिट ज़्यादा हो गया। तो इस बार कंपनी के हाईएस्ट प्रॉफिट है लास्ट 10 क्वार्टर्स में। तो 10 क्वार्टर्स में देखा जाए तो कंपनी इस बार हाईएस्ट प्रॉफिट जनरेट किया। उसी बेसिस में कंपनी का बैलेंस शीट में कंपनी का रिजर्व देखिए बढ़ता चला गया और कंपनी का बोरिंग्स कम होता देखने को मिले। और जो लोग पूछ रहे थे कि कंपनी के सर 80 करोड़ का कर्जा है, तो क्या वो कर्ज को कल ही अगर उसको पैसा मांगा जाए तो क्या वो मिटा सकते हैं? उसके लिए कंपनी के हाथ में कैश होना चाहिए। तो कितना कैश है? देखिए, कैश ऑफ इक्विपमेंट्स कितना है? कैश इक्विपमेंट्स 212 करोड़। कंपनी के पास 80 करोड़ का कर्जा है और 212 करोड़ कंपनी के हाथ में पैसा है। तो इजीली नहीं, 2.5 बार कंपनी इस तरीके से रिजर्व कर्जे को वो मिटा सकते हैं खुद के पैसे से। तो उसमें कोई भी दोहराई नहीं है। और कंपनी के ऊपर अच्छा खासा ग्रोथ भी यहाँ पे देखने को मिला। उस बेसिस में मैंने टेक्निकली 2 बार यहाँ पे एंट्री मिला। पहले यहाँ पे देखिए कप विद हैंड बना, फाइनली यहाँ पे इस जगह पे मेरे एंट्री है। और मेरा जो टारगेट है वो फाइनली, मेरा जो फर्स्ट टारगेट है वो 3350 के आसपास, और सेकेंड टाइम फिर से एक बार एंट्री मिला। और जो मेरा टारगेट है वो सेकेंड एंट्री टारगेट जो है 3900 के आसपास। तो जो टारगेट बन रहा है वो लाइफ टाइम जो हाई है इसका, उसी लाइफ टाइम हाई के नीचे। तो हायर पॉसिबिलिटी है 2 बार मुझे टारगेट अचीव होगा अगर मैं इसको कंटिन्यू करूँ। पहले जो एंट्री है उसी को मैं अगर कंटिन्यू करूँ तो टोटल मुझे टारगेट मिलेगा एंट्री लेवल से। अगर मैं एंट्री लेवल से टारगेट तक देखूँ तो 45% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है। तो मैं जरूर कंटिन्यू करूंगा क्योंकि कंपनी में दम है, तो उस बेसिस में कंटिन्यू जरूर करूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है सीडीएसएल। देखिए, सीडीएसएल और एनएसडीएल दोनों ही डिपॉजिटरी फार्म है, और दोनों कंपनी के ऊपर बेस्ट परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ तो सीडीएसएल और एनएसडीएल में, सीडीएसएल मार्केट में लिस्टिंग है, अभी एनएसडीएल मार्केट में लिस्टिंग नहीं है। तो डायरेक्टली फायदा सीडीएसएल को मिल जाता है। और मजेदार बात यही है कि सीडीएसएल के पास सबसे ज्यादा कंपनीज है। मतलब सीडीएसएल के जो डिपॉजिटरी फार्म है उसके साथ बहुत सारे ब्रोकिंग कंपनी लिंक करके रखे हैं। मान के चलिए जीरोधा के ऊपर आप कोई भी होल्डिंग कर रहे हैं कोई भी शेयर को, वो डायरेक्टली सीडीएसएल के पास वो शेयर होल्डिंग्स है। क्योंकि आप जब उसको सेलअप करेंगे तो एक डीमेट चार्जेस आपको देना पड़ता है, वो डायरेक्टली सीडीएसएल के पास चला जाता है। तो कहने का मतलब है कि कंपनी में ग्रोथ है, ग्रोथ शानदार है, कंपनी का डेप्थ कम है, कंपनी का आरओसी आरओ में कुछ कहने का जरूरत नहीं है। कंपनी के पी रेशियो थोड़ा सा हाई देखने को मिला। कितना हाई है मैं एक बार आपको बता दूं
एक टाइम कंपनी का पी रेशियो चला गया था 70 के आसपास, 75 के आसपास, और आज पी रेशियो कितना है 56। तो जब करेक्शन हुआ था, जब इस रेंज में आया था, तब मैंने आपको शेयर किया कि कंपनी इस लेवल से जिस तरीके से जंप किया था उसी लेवल से फिर से रीबैक करेगा। तो क्या अभी आप कहेंगे सर कि अभी भी बाकी है उस रेंज तक जाने के लिए? ऑब्वियसली बाकी है। तो कितना बाकी है वो आपको टेक्निकली चार्ट पैटर्न में देखने को मिलेगा। देखिए फाइनली यहाँ पे क्या हुआ, तो एक शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना था, ब्रेकआउट हुआ और टारगेट को वो अचीव किए। अभी देखिए फिर से उसी तरीके से क्या बना, यहाँ पे कप विद हैंड पैटर्न्स बनने जा रहा है। तो इस पैटर्न्स को अगर ब्रेकआउट करेगा तो छोटा सा एक टारगेट मिलेगा और मुझे लग रहा है इजी तरीके से वो टारगेट को अचीव कर पाएंगे। तो फिलहाल के लिए मैं कोई भी एंटी नहीं लिया हूँ। तो जब एंटी बनेगा तो इसके ऊपर मैंने आपको रिसर्च करके एंटी कहाँ पे मैंने लिया उसके साथ मैं डिस्कशन करूंगा। तो वीडियो में जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।